नमस्कार दोस्तों, प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं प्रवीण सत्संगी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का। जी हां दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम लोग देखेंगे जीके जीएस के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो दोस्तों रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो अगर दोस्तों आप सभी के रेलवे ग्रुप डी का परीक्षा है तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। और आइए आज की क्लास वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल का संबंध किस धर्म से है? दोस्तों बताने है कि दिल्ली स्थित जो लोटस टेम्पल है, लोटस टेम्पल का संबंध किस धर्म से है? तो आप लोग याद रखेंगे वहाई धर्म। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। लोटस टेम्पल कहाँ है दोस्तों? दिल्ली में है। बताने कि लोटस टेम्पल का संबंध किस धर्म से है? तो आप लोग याद रखेंगे वहाई धर्म। दोस्तों यह भी एक प्रकार का धर्म है वहाई धर्म, जो दोस्तों एक ईश्वरवाद में विश्वास करता है। आप लोग याद रखेंगे वहाई धर्म, और दिल्ली का लोटस टेम्पल इसी धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, द बर्ड ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों बताने हैं कि द बर्ड ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप लोग याद रखेंगे सरोजनी नायडू। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। द बर्ड ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप लोग याद रखेंगे सरोजनी नायडू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मेघालय में मासिनराम शहर प्रसिद्ध है। दोस्तों बताने कि मेघालय के जो मासिनराम शहर है किस लिए प्रसिद्ध है? तो आप लोग याद रखेंगे विश्व का सबसे नम स्थान है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। जो दोस्तों मासिनराम है मेघालय में, ये विश्व का सबसे नम स्थान है, इसीलिए यह शहर प्रसिद्ध है। आप लोग याद रखेंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि मेघों का घर मेघालय कहा जाता है। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते होंगे कि मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है, मानसिनराम में सर्वाधिक वर्षा होती है। इसी के कारण दोस्तों यह विश्व का सबसे नम स्थान की वजह से प्रसिद्ध है। आप लोग याद रखेंगे विश्व का सबसे नम स्थान की वजह से मासिनराम शहर प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की ठोस धातु है। दोस्तों बताने है कि सबसे हल्की ठोस धातु कौन सी है? तो आप लोग याद रखेंगे लिथियम। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। देखिए दोस्तों सबसे हल्की ठोस धातु है कौन सा? तो आप लोग याद रखेंगे लिथियम। ऑप्शन सी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों बताने है कि विश्व पोलियो दिवस वर्ल्ड पोलियो डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों 24 अक्टूबर को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। विश्व पोलियो दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दोस्तों बताने है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे असम में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों बताने है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो आप लोग याद रखेंगे 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को दोस्तों बक्सर का युद्ध हुआ था। आप सभी को दोस्तों बता दें कि यह युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और बंगाल के नवाब मीर कासिम के बीच हुआ था। आप लोग अच्छे से याद रखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और बंगाल के नवाब मीर कासिम के बीच दोस्तों बक्सर का युद्ध हुआ था। कब? तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। आप लोग अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों, सभी पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1764 ईस्वी में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत को श्रीलंका से अलग करने वाली खाड़ी है। दोस्तों बताने है कि भारत को श्रीलंका से अलग करने वाली खाड़ी का क्या नाम है? तो आप लोग याद रखेंगे पाक की खाड़ी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। भारत को श्रीलंका से अलग करती है कौन सी खाड़ी? तो पाक की खाड़ी। ऑप्शन बी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था? दोस्तों बताने है कि इनमें से कौन सा बिहार राज्य का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था? तो आप लोग याद रखेंगे द बिहार हेराल्ड। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो आप लोग याद रखेंगे द बिहार हेराल्ड। ऑप्शन ए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है पीएच का पूर्ण रूप क्या होता है। दोस्तों बताने है कि पीएच का पूरा नाम क्या होता है, पूर्ण रूप क्या होता है। तो आप लोग याद रखेंगे पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। पीएच का पूर्ण रूप क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किस गैस से सड़े हुए अंडे की तरह बदबू आती है। दोस्तों बताने है कि इनमें से किस गैस में सड़े हुए अंडे की तरह क्या आती है, बदबू आती है। तो आप लोग याद रखेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। इनमें से किस गैस से सड़े हुए अंडे की तरह बदबू आती है, आप लोग याद रखेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड। ऑप्शन सी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शुष्क बर्फ का उदाहरण है। दोस्तों बताने है कि इनमें से कौन सा शुष्क बर्फ का उदाहरण है। तो आप लोग याद रखेंगे ऊंच बनाने की क्रिया। आप लोग याद रखेंगे शुष्क बर्फ यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है दोस्तों, और ऊंच बनाने की क्रिया क्या है, शुष्क बर्फ का उदाहरण है। आप लोग याद रखेंगे शुष्क बर्फ यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। दोस्तों बताने है कि भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। तो आप लोग याद रखेंगे 2005 में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। सन 2005 ईस्वी में दोस्तों भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को अधिनियमित किया गया था। आप सभी याद रखेंगे वर्ष 2005 में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि दोस्तों जीटी रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया था। दोस्तों बताने है कि ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो आप लोग याद रखेंगे शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो आप लोग याद रखेंगे शेरशाह सूरी ने करवाया था दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब करेंगे इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। और हाँ दोस्तों इस वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहेंगे, आगे दोस्तों और भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म अपनाने से पहले अशोक किस भगवान की पूजा किया करते थे। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि अशोक जो थे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो बतानी है कि बौद्ध धर्म अपनाने से पहले अशोक किस भगवान की पूजा किया करते थे। तो आप लोग याद रखेंगे भगवान महेश। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। भगवान महेश अर्थात भगवान शिव की पूजा किया करते थे अशोक बौद्ध धर्म अपनाने से पहले। ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे भगवान महेश या भगवान शिव। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय कृषि क्षेत्र में स्वर्ण क्रांति का संबंध है। दोस्तों बतानी है कि भारतीय कृषि क्षेत्र में स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है। तो आप लोग याद रखेंगे बागवानी से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है। तो आप लोग याद रखेंगे बागवानी से संबंधित है। ऑप्शन सी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रार्थना समाज की स्थापना में किसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। दोस्तों बताने कि प्रार्थना समाज की स्थापना में किसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आप लोग याद रखेंगे आत्माराम पांडुरंग ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। प्रार्थना समाज की स्थापना में किसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आप लोग याद रखेंगे आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शन सी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है। दोस्तों बतानी है कि जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन यानी कि जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों इसका सही उत्तर होगा पटना में। ऑप्शन ए बिहार की राजधानी पटना में जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन स्थित है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मनुष्य के लार में मौजूद एंजाइम का नाम क्या है। दोस्तों बतानी है कि मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, उस एंजाइम का क्या नाम है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों इसका सही उत्तर होगा टाइलिन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। मनुष्य के लार में मौजूद एंजाइम का क्या नाम है। तो आप लोग याद रखेंगे उस एंजाइम का नाम है टाइलिन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है
उच्च रक्तचाप को भी कहा जाता है? दोस्तों बताने कि उच्च रक्तचाप को और क्या कहा जाता है, हाई ब्लड प्रेशर को और क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे हाइपरटेंशन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, हाइपरटेंशन। उच्च रक्तचाप को हाइपरटेंशन भी कहा जाता है। ऑप्शन डी में है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा हाइपरटेंशन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नंद वंश का प्रथम शासक कौन था? दोस्तों बतानिए कि नंद वंश का प्रथम शासक कौन था? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा महापद्मनंद। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नंद वंश का प्रथम शासक कौन था? तो आप लोग याद रखेंगे महापद्मनंद। ऑप्शन बी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? दोस्तों बताने हैं कि भारत का सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? भारत का सिलिकॉन वैली किस शहर का उपनाम है? तो आप लोग याद रखेंगे बेंगलोर का। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर को दोस्तों भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताइए कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो आप लोग याद रखेंगे 1998 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो आप लोग याद रखेंगे 1998 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आयरन की मात्रा सर्वाधिक किसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? बताइए दोस्तों कि आयरन की मात्रा इनमें से किस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे हरी सब्जियों में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। हरी सब्जियों में आयरन की दोस्तों मात्रा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है आयरन। आप लोग याद रखेंगे हरी सब्जियों में, खास करके दोस्तों पालक में। आप लोग याद रखेंगे खास करके पालक में दोस्तों आयरन बहुत ही अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी हरी सब्जियों में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जुल्स रिमेट पुरस्कार का संबंध किस खेल से है? दोस्तों बताने हैं कि जुल्स रिमेट पुरस्कार का संबंध किस खेल से है? तो आप लोग याद रखेंगे फुटबॉल से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। जुल्स रिमेट किस खेल से संबंधित है? तो आप लोग याद रखेंगे फुटबॉल से संबंधित है जुल्स रिमेट पुरस्कार। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फोरेसी प्रेमिका नामक पुस्तक किसने लिखा या लिखी है? दोस्तों बताने हैं कि फोरेसी प्रेमिका नामक पुस्तक किसने लिखा है या लिखी है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों तस्लीमा नसरीन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। फोरेसी प्रेमिका नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आप लोग याद रखेंगे तस्लीमा नसरीन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। आप सभी को दोस्तों बता दें कि तस्लीमा नसरीन बांग्लादेश की एक बहुत ही बड़ी लेखिका हैं। आप लोग याद रखेंगे बांग्लादेश की बहुत बड़ी लेखिका हैं और इन्होंने ही दोस्तों फोरेसी प्रेमिका नामक पुस्तक को लिखी हैं। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए तस्लीमा नसरीन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है? दोस्तों बतानिए कि इनमें से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा रचित नहीं है? तो आप लोग याद रखेंगे मैला आंचल। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। मैला आंचल दोस्तों मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा रचित नहीं है। बाकी ऑप्शन ए में गोदान, कफन और सावासेर गेहूं, ये तीनों रचना मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा रचित है। लेकिन दोस्तों मैला आंचल मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा रचित नहीं है। इसकी रचना की थी फणीश्वर नाथ रेणु ने। आप लोग याद रखेंगे इसके रचनाकार कौन है? तो आप लोग याद रखेंगे फणीश्वर नाथ रेणु। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में संचालित है? दोस्तों बताने हैं कि पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में संचालित है? तो आप लोग याद रखेंगे महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में संचालित है? तो आप लोग याद रखेंगे महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सीआरपीसी किस धारा के तहत 5 या उससे ज्यादा आदमी एक जगह जमा नहीं हो सकते हैं? दोस्तों बताने कि सीआरपीसी की किस धारा के तहत 5 या उससे ज्यादा आदमी एक जगह जमा नहीं हो सकते हैं? तो आप लोग याद रखेंगे धारा 144 यानी कि धारा 144। जी हाँ दोस्तों, सीआरपीसी की धारा 144 के तहत 5 या उससे ज्यादा आदमी एक जगह जमा नहीं हो सकते हैं। आप लोग याद रखेंगे वो धारा होता है 144 144। इसके तहत दोस्तों
5 या उससे ज़्यादा आदमी एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, नहीं घूम सकते हैं। ऑप्शन भी आप लोग याद रखेंगे, धारा 144। अति संवेदनशील जब दोस्तों हो जाता है तो उस इलाके में धारा 144 लगाई जाती है। खास करके दोस्तों दंगा फसाद जब हो जाती है तो उस स्थिति में धारा 144 लगाया जाता है। और इसके तहत दोस्तों 5 या उससे ज़्यादा आदमी एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। ऑप्शन भी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर जारी करने से पहले टेस्टिंग हेतु उसका कौन सा वर्जन जारी किया जाता है। दोस्तों बताने कि कोई भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर जारी करने से पहले टेस्टिंग के हेतु उसका कौन सा वर्जन जारी किया जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे बीटा वर्जन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। जी हाँ दोस्तों, कोई भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को जारी करने से पहले टेस्टिंग के लिए उसका बीटा वर्जन जारी किया जाता है। पहले बीटा वर्जन जारी किया जाता है और उसके बाद फुल वर्जन जारी किया जाता है। यानी कि बीटा वर्जन क्या होता है दोस्तों, ये एक टेस्टिंग वर्जन होता है। इसमें उस एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है और उसके बाद फुल वर्जन के साथ उसको जारी कर दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बीटा वर्जन। ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे, बीटा वर्जन। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को अभी तक आप लोग एक लाइक नहीं किए हैं तो प्यारे दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके अपने सब्सक्रिप्शन लिस्ट में इसे जरूर ऐड करेंगे। और हाँ दोस्तों, कमेंट करके अपना सुझाव हमें जरूर देंगे कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था, प्रश्न वीडियो आप सभी को कैसा लगा। आप लोग हमें कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देंगे। और दोस्तों जिनका भी ग्रुप डी का एग्जाम है, सभी ग्रुप डी के एस्पिरेंट्स को बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।